हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री शिक्षा। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम को कैसे दें और साथ ही कैसे उसे अटेंड करें एग्ज़ाम को। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को देखेंगे, इंपॉर्टेंट्स कुछ स्ट्रेटजी को देखेंगे जिसे फॉलो करके हम अंतिम दिनों में अपने एग्ज़ाम को और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है अभी, और इसकी जो अनाउंसमेंट है वो हो चुकी है। और इसकी जो वैकेंसी थी वो 4000 वैकेंसी थी। 4000 पोस्टों पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है। आप सभी को पता है कि इसमें जो टोटल एप्लीकेशंस अप्लाई किए गए थे, कैंडिडेटों ने जो अप्लाई किया था वो 12 लाख के आसपास थी। तो काफ़ी अच्छी संख्या है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अंतिम दिनों में क्या पढ़ें। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे। दोस्तों, अंतिम दिनों में जैसा समय होता है, इसमें आप सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी लंबे समय से जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन जिन दोस्तों की तैयारी काफ़ी अच्छी नहीं है, उनको एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी टेंशन बना रहता है। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि जो एग्ज़ाम जिन्होंने तैयारी अभी तक नहीं की है, तो जो एग्ज़ाम उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है, मतलब कहने का ये है कि जैसे जिन टॉपिक्स को आपने पहले से कवर कर रखा है, तो अंतिम दिनों में दोस्तों उन्हीं टॉपिक्स को और अच्छे तरीके से मजबूत करें, उन्हीं टॉपिक्स को और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें, ताकि उन टॉपिक्स से यदि कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप मिस ना करें। सपोज करें यदि आप मैथ्स को अच्छे से कवर करा है आपने, मैथ्स से कुछ टॉपिक्स को अच्छे से कवर करा है आपने, रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स को आपने अच्छे से कवर करा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अंतिम दिनों में नया कुछ ना पढ़ें, उन्हीं को और बेहतर तरीके से कवर करें, ताकि यदि उस टॉपिक से भी कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको सही तरीके से बना पाएँ। तो दोस्तों, ये यही रहेगा अंतिम दिनों में क्या पढ़ने के लिए मेन इंपॉर्टेंट, और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। ठीक है, अब बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न करने का हल करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, जैसे कि आप एग्ज़ाम सेंटर में जब जाते हैं तो एक हेजिटेशन सा बना रहता है, एक डर सा बना रहता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। बहुत सारे दोस्तों को ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में अभी दिक्कत आती है। तो उनको तो मैं यही कहूँगा कि वो ऑनलाइन ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएँ, ऑनलाइन की पूरी प्रक्रिया को समझ कर जाएँ। साथ ही ऑनलाइन एग्ज़ाम में दोस्तों क्या होता है कि जो आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, उस समय क्या होता है कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन शो होता है। आपको एक क्वेश्चन शो होता है, एक बार में एक क्वेश्चन दिखाया जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको प्रश्न करने उस टाइप में यदि प्रश्न को हल करें, तो उसको हल करने का सही तरीका यही होता है कि जैसे आप उस प्रश्न पर पहुँचते हैं, किसी भी टॉपिक का प्रश्न हो, चाहे वो साइंस का प्रश्न हो, चाहे वो मैथ्स का प्रश्न हो, चाहे वो जीके का प्रश्न हो, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई सिलेबस या सेक्शन वाइज बटा रहता है, आपको देखने को मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेक्शन में ना बटा रहे, सडनली कोई भी आ सकता है। जैसे पहले जीके का आएगा, कोई क्वेश्चन यदि दे दिया, उसके बाद फिर मैथ्स का भी दे सकता है, उसके बाद रीजनिंग का भी दे सकता है। तो इसमें कोई फिक्स नहीं रहता। तो उसके लिए सही तरीका यही रहेगा कि आप जैसे जो भी क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, उसको आप एक बार ध्यान से पढ़ें। उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जब ध्यान से आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको लग रहा है कि क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, तो ही आप उस क्वेश्चन में समय गंवाएं। अन्यथा क्वेश्चन को नेक्स्ट करें और अगले क्वेश्चन पर जाएं। तो दोस्तों, मतलब जैसे आप पहले स्टार्टिंग में आप जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को आप देखें, और उसके बाद सारे क्वेश्चन जब तक आप 1 से लेकर के 100 तक ना पहुंच जाएं, तब तक आप ऐसे तरीकों को अपना सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ें और उन्हीं क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं उनको बिल्कुल आप ना देखें, उनको अंतिम समय के लिए बचा के रखें। ठीक है, तो दोस्तों यही सही तरीका रहता है एग्जाम को हल करने। अब दोस्तों, जो हमारे मेन टॉपिक है आज का, कि वीडियो में जो हमने आपका एक आज सेक्शन बनाया है कि क्या, तो इसका जो मेन टॉपिक ये है कि शरीर सटीक तुक्का कैसे लगाएं एग्जाम में। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तुक्का लगाना कोई तैयारी का एक कोई पार्ट नहीं है, ना ही कोई इसमें श्योरिटी रहती है कि आप 100% सही टिक कर रहे हैं। दोस्तों, तुक्का लगाना कोई नहीं, फिर भी क्योंकि अभी हम जो व्यापक एग्जाम दे रहे हैं इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं किया जाना है, ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग है। तो इसके लिए दोस्तों आपको पूरे 100 में 100 हल करने हैं। 100 में से हल करेंगे तो दोस्तों इसका बड़ा फैक्टर भी रोल करता है ये तुक्का लगाना, क्योंकि सही तुक्का, आप सटीक तुक्का लगाएंगे तो इससे आपको आपके चांसेस सही होने के बहुत ज़्यादा होंगे। तो उसके लिए कुछ हम तरीकों को समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये पैटर्न या फिर ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं, तो उससे आपको हद तक असफलता मिल सकती है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब जैसे दोस्तों आपको यहाँ पे एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर करता हूँ। क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव जो शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं। मतलब उस सूक्ष्म जीव का आपको नाम बताना है जो आपको अल्कोहल में, शर्करा को, ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है।
तो उसको आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, खमीर और पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। तो दोस्तों जैसे कि आपको इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो आप क्वेश्चन को समझें या कि फिर आप तैयारी करके जाएँ, तो आपको पता हो तो आप लगा सकते हैं, या फिर तुक्का में ऐसे लगा सकते हैं। जैसे दोस्तों कुछ तैयारी आपकी यदि होती है, तो आप सभी को पता होगा लैक्टोबैसिलस जो होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आप सभी को पता है दोस्तों, मिल्क में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, तो इसलिए ये तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं राइजोबियम। आपने ये थोड़ा सा भी पढ़ा होगा दोस्तों, तो राइजोबियम में क्या होता है, ये जो दाल वाली फसलें होती हैं उनके जड़ों में पाया जाता है और नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने के लिए ये सहायक होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब दोस्तों आप सभी ने पता होगा कि जो पेंसिलिन जो होता है एक तरह का टीका होता है, चेचक के टीके के रूप में यूज किया जाता है पेंसिलिन, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा खमीरेस्ट। तो इस प्रकार से हम 3 जब अपने गलत ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर देते हैं, आप पहचान लेते हैं कि ये तीनों गलत हैं, तो चौथा ऑटोमेटिकली आप इसको सही लगा सकते हैं कि ये खमीर इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से सटीक आप तुक्का लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन के माध्यम से एक और समझने का प्रयास करते हैं। अब दूसरा वस्तु ये होता है कि क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन को समझते कैसे, देखो आपको इसमें प्रश्न बताया गया है कि इन कंपनियों में से कौन सा भारी वाणिज्यिक वाहनों के ढांचे का निर्माता नहीं है, ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, मारुति सुजुकी और वोल्वो। दोस्तों आपको पहले प्रश्न को समझना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, ध्यान से पढ़ना है कि जो कंपनियों को आपको नीचे दिया गया है उनमें से आपसे बताना है कि इन कंपनियों में से कौन सा वाणिज्यिक वाहनों मतलब जो व्यापारिक वाहनें होती हैं उनका निर्माण नहीं करता है। आप सभी को पता होगा ये सारी कंपनियां जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, मारुति सुजुकी और वोल्वो, ये सभी कंपनियां वाहन बनाने का काम करती हैं, वाहन निर्माता कंपनी है, लेकिन वाणिज्यिक वाहनों के ढांचे का निर्माण नहीं करता। आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा है जो व्यापारिक वाहनों का निर्माण नहीं करता। आप सभी को पता होगा टाटा मोटर्स कई सारे आपने भारी व्हीकल्स देखे, जैसे ट्रक वगैरह हो गए या फिर बसें हो गई, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और वहीं बात करें अशोक लीलैंड के भी आपको ट्रक मिल जाएंगे, बस आपको देखने को मिल जाएंगे, तो व्यापारिक क्षेत्र में बनाते हैं। अब दोस्तों आप सभी को पता होगा जो मारुति सुजुकी है, ये व्यापारिक तौर पर नहीं बनाती, जो कारों का निर्माण करती है, सिर्फ 4 व्हीलर कार का निर्माण करती है मारुति सुजुकी। वॉल्वो की भी आपने बसें देखी होंगी। तो इस प्रकार से आप तुक्का लगा सकते हैं कि इसका जो मारुति सुजुकी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से और हम समझते हैं। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें 2 सदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। 2 सदन पद्धति, जैसे हमारे भारत के लोकतंत्र में 2 सदन का मतलब होता है दोस्तों, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है, 2 सदन का होना काफ़ी अनिवार्य है। ये किस प्रणाली में है? अब दोस्तों तो इसमें आप सभी को पता होगा कि जो संसदीय प्रणाली है, हमारे देश का जो संसद है उसमें 2 सदन होते हैं। ठीक है, उच्च सदन, निम्न सदन, जैसे उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। तो वही बात करते हैं अब की ऑप्शन पर देखते हैं। संसदीय प्रणाली आपको यदि पता है तो आप लगा सकते हैं, संघीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली और एकात्मक प्रणाली। आप सभी को दोस्तों पता है कि राष्ट्रपति की प्रणाली में अब एक तरफ से हम देखे आते हैं संसदीय। संसद में दोस्तों आप सभी को पता है कि दोनों में एक निम्न सदन होगा, एक उच्च सदन होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च सदन। लेकिन अभी आप यदि एनालिसिस करते हैं, यदि आपको पता नहीं है, तो आप ऑप्शंस पर भी जा सकते हैं, संघीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली और एकात्मक प्रणाली। तो राष्ट्रपति प्रणाली में दोस्तों सही पता होगा राष्ट्रपति शासन होता है। एकात्मक प्रणाली में एक ही शासन, एक ही, जैसे किम जोंग दक्षिण कोरिया के जो हैं, सॉरी उत्तर कोरिया के, तो वो एकात्मक प्रणाली होती है। चाइना में भी एकात्मक प्रणाली है। ठीक है, कई राज्यों में संघीय प्रणाली होती है, उसमें भी आपको जैसे अमेरिका वगैरह हो गए तो इसमें संघीय प्रणाली होती है। तो उसमें क्या होता है कि वो एक संघ का मतलब अधिकारी होता है, वो उसका मेन होता है। ठीक है, अब बात करें संसदीय प्रणाली की, तो संसदीय प्रणाली में संसद होता है, संसद में 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। तो आप सभी को पता होगा 2 सदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है, हो जाएगा संसदीय प्रणाली का। दोस्तों इन कुछ छोटे छोटे ट्रिकों के माध्यम से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, क्वेश्चन को समझ के और तुक्का लगा सकते हैं। वैसे तुक्का लगाना मैं आपको बताऊं दोस्तों, तैयारी का कोई विशेष अंग नहीं है, आपको अच्छी से तैयारी करके जाना चाहिए। फिर भी लास्ट समय में यदि आप ऐसे कुछ ट्रिक्स अपनाते हैं या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, तो आप क्वेश्चन को हद तक सही कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।